हेलो डियर किड्स, इस वीडियो में हम बच्चों वर्ण विचार के ऊपर पढ़ाई करेंगे। वर्ण विचार यानी कि फोनोलॉजी। वर्ण को हम अक्षर भी बोलते हैं। तो बच्चों, कोई भी बात बोलते समय हमें अलग अलग तरह की ध्वनियों को हम बोलते हैं। ध्वनि मतलब साउंड्स को हम बोलते हैं। तो वर्ण जो होता है वो हर एक भाषा की सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। तो वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह होता है, मतलब क्रमबद्ध मतलब एक सीक्वेंस होता है कि किसके बाद कौन सा अक्षर आएगा। उस सीक्वेंस का जो ग्रुप होता है अक्षरों का, उसको हम वर्णमाला कहते हैं। हर एक वर्ण की जो प्लेस होती है वो फिक्स होती है। तो अब हम पढ़ते हैं वर्णों के प्रकार के बारे में। वर्ण कितनी तरह के होते हैं बच्चों? दो तरह के होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। जिस तरह से आपने इंग्लिश में पढ़ा है कि वॉवेल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वो ही हिंदी में भी होते हैं। वॉवेल्स को हम स्वर बोलते हैं और कॉन्सोनेंट्स को व्यंजन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम स्वर यानी कि वॉवेल्स के बारे में पढ़ते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। जैसे कि इनके लिए अन्य वर्णों की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इन सबको हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। ये कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। इसके बाद स्वर कितनी तरह के होते हैं? काइंड्स ऑफ वोवेल। स्वर के भेद जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं बच्चों। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। तो सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर के बारे में पढ़ते हैं। जिन स्वरों को बोलने में बच्चों कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ये केवल एक मात्रा के स्वर होते हैं, जैसे कि अ, ई, छोटा ऊ और री। ये 4 जो स्वर होते हैं इनको हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं। इसके बाद सेकंड होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ जैसे कि आवाज़ से ही पता चल रही है, जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है, ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है, उसको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। तो ये 2 मात्रा के होते हैं, जैसे कि आ, ई, उ, री, ओ, औ। ये 2 मात्रा वाले शब्द स्वर होते हैं। इसके बाद बच्चों तीसरा होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? इनको बोलने में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। ये 3 मात्रा के स्वर होते हैं, जैसे ओम। इनका प्रयोग हम ज़्यादातर संस्कृत भाषा में करते हैं। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट पढ़ते हैं व्यंजन, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स भी बोलते हैं। तो बच्चों, व्यंजन उन अक्षरों को कहते हैं, उन वर्णों को कहते हैं जिनको बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर कौन से? मतलब अ, आ, ई, उ। इनकी जब मदद के साथ हम बोलते हैं वर्णों को, अक्षरों को, तो उनको हम व्यंजन बोलते हैं। अब व्यंजन कितनी तरह के होते हैं? व्यंजन 3 तरह के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन के बारे में समझते हैं। तो बच्चों, क से म तक सभी वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्पर्श व्यंजन? क्योंकि इन वर्णों को बोलने में हमें जो हमारे मुंह में हवा होती है, उस हमारी सांस, होंठ या जीभ को टच करती हुई, स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, इसलिए हम इनको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। इसके बाद जैसे कि हम इसका एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे क वर्ग होता है। तो इसमें क्या होता है? क, ख, ग, घ, अंगा। तो इसके लिए हमें कंठ से, अपने गले से आवाज़ निकालनी पड़ती है बोलने के लिए, तो इसलिए हम इनको कंठीय बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है च वर्ग, जिसमें च, छ, ज, झ, इयाँ। इनको बोलने के लिए हमें अपने तालु का प्रयोग करना पड़ता है, तालु को यूज़ करना पड़ता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं तालव्य। इसके बाद नेक्स्ट होता है ट वर्ग, जिसमें कि ट, ठ, ड, ढ, ण ये वर्ण आते हैं, ये व्यंजन आते हैं। इसको हम मूर्धा बोलते हैं, तो इसको हम मूर्धन्य नाम से बोलते हैं इन वर्णों को। इसके बाद त वर्ग में त, थ, द, ध, न आता है, जिसको हमें दांत की मदद से बोलना पड़ता है, इनको हम दंत्य बोलते हैं। और प वर्ग होता है प, फ, ब, भ, म, जिसके लिए हमें अपने होठ का यूज़ करना पड़ता है, इसको हम ओष्ठ्य बोलते हैं। होठ को हम ओठ बोलते हैं, ओष्ठ बोलते हैं। तो इस तरह से इन वर्णों को हम बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है अंतस्थ व्यंजन, जिसको हम य, र, ल, व, ये 4 वर्णों को हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि इनका जो उच्चारण है, जो बोलने का तरीका है, वो स्वरों और व्यंजनों के बीच का होता है। इनके बोलने के लिए हमें अपनी जीभ का पूरा स्पर्श मुख के किसी विशेष भाग से नहीं होता। मतलब कि हमारा, जब हम इसको बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है
वो पूरी की पूरी हमारे मुंह के किसी अलग भाग से टच नहीं होती, इसलिए हम इसको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अब बीच में स्थित होने की वजह से ये अंतस्थ कहे जाते हैं, इसलिए इनको आधा स्वर भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है ऊष्म व्यंजन, जैसे कि श, श, स और ह। इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं क्योंकि इनके बोलने में क्या होता है, हमारे मुंह से गर्म श्वास निकलती है। ऊष्म मतलब क्या होता है बच्चों, गर्म को हम ऊष्म बोलते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग व्यंजन पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा व्यंजन स्वर के न होने से आपस में जुड़ जाते हैं तो उनको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे कि देवनागरी लिपि यानी कि हिंदी में जैसे बहुत सारे कुछ संयुक्त व्यंजन हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे कि अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। जैसे कि क आधा क और श मिलके अक्ष बन जाता है, त और र मिलके त्र बन जाता है, ज और इया मिलके ज्ञ बन जाता है। इनको क, त, ज, श इनको हमें किसी स्वर से नहीं जोड़ना होता, ये दूसरे व्यंजन से जुड़ कर के एक संयुक्त व्यंजन बना लेते हैं। ज और इया मिलके ज्ञ बन गया, श और र मिलके श्र बन गया। तो इस तरह से जब दो कोई भी अक्षर दो व्यंजन के मिलने से बनता है तो उसको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होता है, जो दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे आधा का और पूरा का, तो क इसके कौन से शब्द होते हैं, जैसे चक्का, पक्का। तो इस तरह के जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं, जो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। जैसे कि आधा क और य मिलके क्या बन गया, क्य। जैसे कि हम वाक्य, क्यों, इस तरह। आधा च और छ मिलके क्या बन गया, अच्छा, स्वच्छ। तो ये अलग अलग व्यंजन के मिलने से बन रहे हैं, इनको हम संयुक्त अक्षर बोलते हैं। इसके बाद बच्चों होता है अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है कि जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं तो उन्हें हम अयोगवाह बोलते हैं। अंग और आहा और आ के ऊपर चंद्रबिंदी, इसी तरह के इसके अंदर आते हैं अयोगवाह के अंदर, क्योंकि ये स्वर के तो बाद बोले जाते हैं और व्यंजन से ठीक पहले बोले जाते हैं। जैसे पंखा, प्रातः, आँख। तो अब आप देख रहे हैं पंखा में क्या हो रहा है, प के तो बाद चंद्रबिंदी का यूज़ हो रहा है और ख यानी कि व्यंजन के पहले यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से उनको हम अयोगवाह बोलते हैं। अंग को हम अनुस्वार कहते हैं, जिसको हम चंद्रबिंदी से दिखाते हैं और इसका बोलने किससे जाता है, नाक से बोला जाता है। जैसे बंदर, कंप्यूटर, घंटा, अंगूर, पंखा, इस तरह से। और अह को हम क्या बोलते हैं बच्चों, विसर्ग बोलते हैं, जिसको हम दो बिंदी से दिखाते हैं, ऊपर नीचे दो बिंदी लगाते हैं। और ह को झटका देकर बोलते हैं, जैसे प्रातः, नमः, दुखी। इस तरह से हम इनको प्रोनाउंस करते हैं। इसके बाद बच्चों अंग को हम अनुनासिक कहते हैं, जो चंद्र बिंदु होता है इसको हम अनुनासिक कहते हैं। इसके बोलने के लिए हमें अपने मुंह और नाक की मदद लेनी होती है। जैसे कि चांद, आँख, ऊँट, बूंद, सांप, पाँच। इस तरह से हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बच्चों कुछ पदेन होते हैं, जैसे र, नीचे र का डंडा लगता है, ऊपर र लगता है, इसको हम रेफ बोलते हैं। कुछ जब र स्वर सहित व्यंजन के बाद आता है तो उस पर र को व्यंजन की खड़ी डंडी के साथ हम लिखते हैं, जैसे कि व्रत, प्राण। और स्वर रहित ट वर्ग को हम पदेन र के जैसे नीचे इस तरह का निशान लगाते हैं, उस तरह लिखते हैं, जैसे कि ट्रक, ड्रम, इस तरह से। इसके बाद हम स्वर रहित र को लिखने के लिए ऊपर रेफ का यूज़ करते हैं, जैसे इस तरह गोल र बनाते हैं, जैसे सर्प में, मर्म में। री की मात्रा के लिए हम री, जैसे ऋषि, ऋतु, कृष्ण, कृष्क, इस तरह से यूज़ करते हैं। हलंत क्या होता है बच्चों, नीचे एक तिरछा डंडा दिखाया जाता है, जैसे क, ख, ग में यहाँ पर दिखाया गया है, इनको हम हलंत बोलते हैं। इसके बाद हम बच्चों मात्राएं पढ़ते हैं। मात्राएं यानी कि जैसे फूल, घड़ी, पंखा, शिखर। तो यहाँ पर रंगीन चिन्हों में कुछ मात्राएं लगी हुई हैं। जैसे कि मात्राएं क्या होती हैं, मात्रा अपने मूल रूप में ही प्रयोग की जाती है, मतलब आ की मात्रा है या ई की मात्रा है। अब यहाँ पर ये अनानास है तो अ जो है वो यहाँ पर मात्रा है, आ है, ई है, छोटी ई है इमरती में, बड़ी से ईख में मात्रा है। तो ये ऋषि में री, ए, तो ये मात्राएं क्या हो रही हैं, अपने मूल रूप में जो ये स्वर होते हैं उसी तरह से ही यूज़ की जा रही हैं। अब कुछ मात्राएं होती हैं
जैसे कि मात्रा सहित वर्ण और उनसे बने शब्दों को हम देखते हैं। जैसे कि स्वर हैं, अ आ ई उ ये सब आपको पढ़ा है पहले, ये स्वर हैं। और इनको हम किस किस मात्रा के रूप में दिखाते हैं? जैसे कि आ को हम आ के डंडे से, छोटी ई को ई से, बड़ी को बड़ी से, इस तरह से हम इन सब मात्राओं को दिखाते हैं। और व्यंजन के साथ इनका क्या बनेगा? जैसे क है तो का की, बड़ी की, छोटा कु, बड़ा कु, इस तरह से। तो इनसे बने शब्द कौन कौन से? जैसे कल, काल, किला, कील, कुत्ता, कूक, इस तरह से हम इन मात्राओं को प्रयोग करके व्यंजनों के साथ अलग अलग शब्दों को बना सकते हैं। अब बच्चों हम विशेष क्या पढ़ते हैं? अंगा, या, ण, न, म, ये सब पंचम वर्ण कहते हैं इनको। और अ को एक अंग्रेजी वर्ण है जिसको ज और फ फारसी वर्ण है। इन्हें हिंदी भाषा में मिलाया तो गया है, इन्हें हम आगत वर्ण भी बोलते हैं। अ स्वर जो होता है उसका कोई अपना निशान नहीं होता और ये सभी वर्णों में मिला हुआ होता है। तो बच्चों अब हम एक बार समराइज़ करते हैं कि इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। और दूसरा, वर्ण कितनी तरह के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तीसरा, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। और अंग, आहा और अ अंग के ऊपर चंद्र बिंदी, इसको हम क्या बोलते हैं? अयोग वहा। और अ, ज और फ, इनको हम आगत वर्ण बोलते हैं। तो ये था बच्चों इस चैप्टर में। आशा है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।